वो अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि भारत की राजनीति में इस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या कारण है साहब, कौन सी बातें हो गई, क्या हो गया, सारी बातें हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी जी इस समय भारत जोड़ो यात्रा पर दक्षिण में केरल से लेकर के कश्मीर तक की कन्याकुमारी की यात्रा जो है वो करने निकले हुए हैं। अब इस यात्रा के दौरान वो अपने जितने भी राज्यों से यात्रा निकल रही है वहां के संबंधित मुद्दों को, वहां से जुड़े हुए लोगों को जोड़ करके अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। और राजनीतिक परिवेश में इस प्रकार की यात्राओं का महत्व बहुत है। कभी इस सेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे कि यात्राओं ने किसे कितना लाभ दिलाया, चाहे महात्मा गांधी हो या फिर कोई भी बड़ा राजनेता हो, उन सभी ने समय समय पर ऐसी यात्राएं की हैं जिससे कि वो आम जन के साथ में जिनके बीच के मुद्दे उन्हें उठाने हैं सेंट्रल लेवल पर, उनसे कनेक्टेड फील कर सके। उसी क्रम में राहुल गांधी जी फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और इसी यात्रा में उन्होंने हाल ही में एक ऐसा लेटर दुनिया के सामने रखा, लोगों के सामने रखा, जिसमें वो ये लिख रहे हैं कि सर मैं आपका, ये एक तो मैं गलत लिखा हुआ है भाई, ये करेक्ट करवाना, मैं नहीं है सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैं एम डबल वाला है, टेक्निकल टीम अगर सुन रही हो तो भैया इसको करेक्ट करा लेना, ठीक है। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में रहना चाहता हूं, ये जो पॉइंट लिखा है यहां पर, ये असल में राहुल गांधी जी ने अपने द्वारा इस पत्र के मार्फत कहा है। किसके लिए कहा है? सावरकर जी के बारे में कहा है। क्या कहा है कि सावरकर जी ने ब्रिटिशर्स से या ब्रिटिश हुकूमत से यह कहा था कि सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं, और यह कहते हुए इन्होंने माफी मांगी थी। तो राहुल गांधी जी ने सावरकर जी के द्वारा जो अंग्रेजों को लिखी हुई चिट्ठी थी, उस चिट्ठी को यहां पर पब्लिकली सबके सामने रखा, मतलब मीडिया के सामने रखा और रख करके कहा कि मेरे लिए यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। फिलहाल आज के सेशन में ना केवल इस बात का विश्लेषण किया जाएगा कि ये जो चिट्ठी यहां लिखी गई है जिसमें नौकर यानी सर्वेंट शब्द का उपयोग हुआ है, इसके अंदर क्या है, इसके अलावा भी आज का जो हमने इसके अतिरिक्त टाइटल डाला है वो ये है कि क्या मरणोपरांत स्वतंत्रता सेनानियों का विश्लेषण सही है या गलत है, जो एनालिसिस है वो सही है या गलत है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इस बात को करके कि सही है या गलत करके आप इतिहास को भुला नहीं सकते, इतिहास आपका जिंदगी भर पीछा करता है, तभी तो हर व्यक्ति वर्तमान में बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है और अच्छा करने के नाम पर भविष्य उसे याद रखे, इसी की वो पहचान बनाता है। बिल्कुल सही है। इसीलिए आप और हम आज के समय पर पूरे होशो आवास में कोशिश करते हैं कि जो हो सके हमसे अच्छे से अच्छा हो, ताकि उसके रिपरकशंस यानी उसका जो मतलब परिणाम है वो खतरनाक रूप से बाहर बाद में निकल कर ना आए। हर कोई अपनी उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से कुछ करता है, ऐसा अपन एक जर्नलाइज स्टेटमेंट दे सकते हैं। चलिए कोई नहीं, फिलहाल के लिए बात की जाए भारत जोड़ो यात्रा की, तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी, थोड़ा सा मैं आपको सारी बातें हल्की हल्की ब्रीफ कर देता हूं ताकि आप इस विषय से कनेक्टेड फील कर पाए। और चूंकि जैसे ही ये बात निकल कर आई तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत जोड़ो यात्रा से जिन जिन का कनेक्शन रहा है, या पक्ष और विपक्ष की अगर हम बात करें तो सब लोग अपने अपने तर्क वितर्क देने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। ऑब्वियस सी बात है, कांग्रेस अगर आरोप लगाएगी तो निश्चित ही कुछ राजनीतिक लाभ के लिए होगा, उसका क्या मायना है बताते हैं। फिलहाल के लिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आपके सामने एक तस्वीर साझा की जा रही है, मैप साझा किया जा रहा है। इस मैप को अगर आप देखें तो इसमें कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा ऊपर श्रीनगर तक जाएगी। ये इस पूरी यात्रा का यात्रा क्रमांक है, जिसमें 3570 किलोमीटर की पैदल यात्रा की जाएगी, यानी कि राहुल गांधी जी पूरे देश में पैदल चलते हुए इस प्रकार से जाने वाले हैं। अच्छा, अब यहां पर अलग अलग राज्यों से गुजरते समय अलग अलग तारीखें दी गई हैं। जैसे वर्तमान में आप नांदेड़ में एक भाषण दिए हैं महाराष्ट्र के अंदर, और ये यात्रा के महत्वपूर्ण स्थान है जहां जहां से ये यात्रा निकल रही है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो चुनावी राज्य गुजरात से यह यात्रा नहीं निकलेगी। यह यात्रा जो है वो राजस्थान से होकर के निकल करके और फिर ऊपर की तरफ यहां से दिल्ली, बुलंदशहर, अंबाला होते हुए जम्मू चली जाएगी। ये इसके अंदर प्रावधान रास्ते के रखे गए हैं, ठीक है। अब इसी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर 8 तारीख यानी 8 नवंबर को राहुल गांधी जी की ये पूरी की पूरी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में एंट्री करती है। नवंबर 8 के दिन यात्रा के अंदर एंट्री हो जाती है। महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए काफी मायने रखता है। क्यों मायने रखता है? असल में उद्धव ठाकरे जी के साथ कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर के वर्ष 2019 में सरकार बनाई थी, लेकिन अब वो सरकार जा चुकी है। वर्तमान में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे यानी बीजेपी और शिवसेना के बागी दल की मिलकर के सरकार चल रही है। एकनाथ शिंदे यहां पर सरकार को लीड कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुमत वाली पार्टी बीजेपी है और बागी दल के जो नेता बने हुए हैं एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना से आए हुए हैं, वो सरकार को साथ साथ लेकर आगे चल रहे हैं, ठीक है।
अब जब आप इस राज्य में आए हैं तो राज्य की राजनीति से जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे। क्योंकि सावरकर जी का कनेक्शन महाराष्ट्र से रहा है, ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र आकर के सावरकर जी की बातें ना हो ये संभव नहीं है, या यूं कहिए कि चुनाव आए और चुनाव में सावरकर जी की बात ना आए ये संभव नहीं है। आपको याद होगा 2022 के परिणाम आपके सामने आ चुके हैं यूपी विधानसभा चुनावों के। उससे पहले 2021 में भी भारतीय राजनीति में सावरकर जी की चर्चा बहुत बार हुई है। महात्मा गांधी जी, पटेल साहब, सावरकर जी, इन सब के इर्द गिर्द राजनीति घूमती है। आप में से बहुत सारे लोग इस बारे में चर्चा करना चाहते होंगे लेकिन उसके बारे में कारण नहीं पता होंगे। तो सबसे बड़ा कारण है गुजरात चुनाव। चुनाव जब जब आएगा, चूंकि महाराष्ट्र के बगल में गुजरात स्थित है और चर्चा चूंकि सब जगह की एक साथ पूरे देश में होती है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, हर जगह से चीजें पहुंचती हैं, तो उसी पहुंचने के क्रम में महाराष्ट्र में कही हुई बातें गुजरात तक कितनी प्रभावी होंगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्योंकि आज हम बैठ करके इसकी चर्चा कर रहे हैं, आप और हम बैठकर संपूर्ण देश के अंदर इसकी चर्चा है। तो मतलब हिट द बेल आइकन वो वाली बात हो गई, बात बहुत सही जगह जाकर के लगी है। अब एक और बात यहां पर क्या है, क्या कारण है कि चुनाव में कांग्रेस इस मुद्दे को निकाल लाती है? इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है क्योंकि बीजेपी हमेशा सावरकर जी को आइडियलाइज करती है, यानी ये मानती है कि सावरकर जी जो हैं वो बहुत ही सच्चे राष्ट्रभक्त थे, यानी वीर सावरकर राष्ट्रभक्त। अब राष्ट्रभक्त और क्रांतिकारी ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है और इस आरएसएस की आइडियोलॉजी को आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। मैं कुछ आपके सामने यात्रा वृत्तांत साझा करूंगा। सावरकर जी हेल्प्ड ब्रिटिशर्स, ये लाइन न्यूज के अंदर लिखी आ रही है। राहुल गांधी जी ने इसके बाकायदा प्रमाण साझा किए। मैं आप लोगों को यहां पर दो बातें बताना चाहूंगा। असल में राहुल गांधी जी गांधी परिवार के नाम पर महात्मा गांधी जी को आइडियलाइज करते हैं कि हाँ भाई, हम महात्मा गांधी जी की विचारधारा को मानने वाली पार्टी हैं। बीजेपी यानी आरएसएस, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि बीजेपी आरएसएस से लीड होकर चलती है, और आरएसएस के अंदर लीडर के नाम पर कौन है, यानी कि किसको वो अपना नेता माने, यानी कि जब ये तो कह सकते हैं कि हम महात्मा गांधी को मानते हैं, वो किसको माने। तो ऐसी स्थिति में वो पटेल साहब को या सावरकर जी को, इन सबको लेकर के अपने नेता के रूप में उभारना चाहते हैं, जबकि पटेल साहब भी कांग्रेसी थे। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से आपको वेस्ट बंगाल चुनाव के दौरान बोस जी के बारे में जानकारी पता चली थी कि उनके बारे में चीजें मानी जा रही थी। ठीक है, अब क्या है ना कि ये जो सावरकर वाला मुद्दा है ये बीजेपी को टारगेट करने के लिए उठाया जाता है। क्यों उठाया जाता है? क्योंकि ये बताने के लिए कि कौन ज्यादा राष्ट्रभक्त है, गांधी वाली पार्टी से संबंध रखने वाले व्यक्ति या सावरकर जी से ज्यादा संबंध रखने वाले व्यक्ति। जितना ज्यादा सावरकर जी को टारगेट किया जाएगा उनसे जुड़े हुए सारे लोग स्वतः ही टारगेट हो जाएंगे, नंबर एक बात। नंबर दूसरा, जितना ज्यादा कांग्रेस को टारगेट करना है उससे ज्यादा है नेहरू जी को और महात्मा गांधी जी को टारगेट करो। आपने इसीलिए बहुत बार देखा होगा बहुत सारी राजनीतिक पार्टी में नेहरू जी और महात्मा गांधी जी के लिए बहुत सारे आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स या व्हाट्सएप पर इस तरह का कचरा फैलते हुए देखा होगा जिसमें उनको टारगेट किया जाता है। दोनों पार्टी दोनों तरफ से लोगों को लेकर के टारगेट करती हैं। अच्छा, यह मुद्दा कब ज्यादा हावी होने लगा? भाई बीजेपी की सबसे पहली सरकारों में जो सबसे बड़ी सरकार बनी थी वो थी अटल जी के नेतृत्व में। अटल जी जैसे ही सरकार में पहुंचे थे तो उन्होंने पहुंचते ही मतलब एक बार शपथ ली है, अगले ही दिन उन्होंने ये सोच लिया कि सावरकर साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, और भारत रत्न मिलने के लिए उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण साहब को अपनी तरफ से रिकमेंडेशन भेज दी कि सावरकर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग उनके बारे में जानना चाहेंगे, हम चर्चा करेंगे आज के सेशन में, लेकिन मैं फिलहाल के लिए राजनीतिक पार्टियों में कौन कितनी वैल्यू रखता है वो बात बताने की बात कर रहा हूं। तो नारायणन जी वो राष्ट्रपति थे जिन्हें मतलब कांग्रेस के बहुमत से, यानी जब कांग्रेस शासन हुआ करता था उनके बहुमत से राष्ट्रपति बनाया गया था। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, इनको भारत रत्न नहीं दिया जा सकता। कोई नहीं, फिर नरेंद्र मोदी जी आते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने आते ही सबसे पहले संसद के सेंट्रल भवन में पहले तो महात्मा गांधी जी के जस्ट सामने, यानी एक दीवार पर महात्मा गांधी जी हैं तो उनके जस्ट सामने वाली दीवार पर वीर सावरकर जी की तस्वीर लगी हुई है, और प्रधानमंत्री जी आते ही सबसे पहले सावरकर जी को पुष्प अर्पित करते हैं। यानी ये अपने आप में दिखाने के लिए पर्याप्त था कि हम सावरकर जी को मानने वाले लोग हैं। अब सवाल बड़ा बनता है, क्या सावरकर जी को मानने का मतलब ये हुआ कि वो गांधी को नहीं मानते? अब इसके पीछे में लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से तस्वीरें लगी हैं सेंट्रल हॉल में वो ये दर्शाती हैं कि जो सावरकर जी को मान रहा है उसकी पीठ, यानी आप जब सावरकर जी को नमन कर रहे हैं तो उसका बैक स्वतः ही महात्मा गांधी जी की तरफ हो जाता है, और जब आप महात्मा गांधी जी को नमन कर रहे हैं तो आपका पीठ स्वतः ही सावरकर जी की तरफ हो जाता है। यानी कि दोनों अपोजिट आइडियोलॉजी हैं।
ये मानते हैं लोग राजनीति करने वाले। जब बीजेपी से इस बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि जी नहीं, हम किन किन मुद्दों पर आपको ये बताएं। भाई ऑब्वियस सी बात है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत ही गांधी जी के नाम पर की गई। तो कहने का अर्थ ये है कि वर्तमान में जो चले आ रहे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको आइडियलाइज करने के नाम पर दोनों राजनीतिक पार्टी एक दूसरे के साथ में खींचातानी कर रही हैं। अब मुद्दा ये आता है कि जो यहां पर, क्योंकि आप और हम राजनीति समझते हैं, थोड़ा बहुत हमें ऐसा लगता है कि हां चुनाव है तो ये बातें आएंगी, लोगों को प्रभावित करने के लिए बयानबाजी भी आएंगी, लेकिन आपके मन में एक बहुत तार्किक सवाल बचा ये रह जाता है कि क्या वाकई में कभी सावरकर जी ने माफी मांगी थी? नंबर एक। नंबर दूसरा सवाल, क्या वाकई में वो अपने आप को नौकर कहा करते थे, यानी कि मैं आपका नौकर बने रहना चाहता हूं? नंबर दूसरा। नंबर तीसरा, क्या उन्होंने कभी ब्रिटिशर्स की मदद की थी? अब यह सवाल मैं क्यों कह रहा हूं? असल में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको मैं राहुल गांधी जी का वो ऑडियो सुनवाऊंगा जिसमें उन्होंने ये बात बोली है कि मेरे लिए ये पत्र बहुत मायने रखता है। कौन सा पत्र? जो सावरकर जी ने जेल में रहते हुए ब्रिटिशर्स को लिखा था और उस पत्र में माफी मांगते हुए कहा था कि आप मुझे बाहर निकाल दो, मैं आपसे माफी मांगता हूं और मैं आपका सदैव नौकर बनकर रहूंगा। ये वाली जो लाइन है ना, इसका आज हम विश्लेषण करेंगे। हम समझेंगे सावरकर जी जेल क्यों गए थे। दूसरा, हम ये समझेंगे कि उन्होंने कब कब अपने द्वारा पत्र लिखे थे, क्या उन्होंने वाकई में सर्वेंट लिखा था अथवा नहीं लिखा था। इस सारी बातों का जितना प्राप्त एविडेंस इंटरनेट पर है उसे मैंने आज संकलित करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं 17 नवंबर की यह तस्वीर आपके सामने है जिसमें राहुल गांधी जी मीडिया को अकोला डिस्ट्रिक्ट के अंदर संबोधित कर रहे हैं और संबोधित करते हुए वो कहते हैं मीडिया के सामने कि देखिए, मैं आपको अंग्रेजों को लिखी हुई वो चिट्ठी दिखाना चाहता हूं जो सावरकर जी ने लिखी थी जिसमें वो मदद की गुहार लगा रहे थे। बोले ठीक है साहब, चिट्ठी में क्या? ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने? दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। पहला पॉइंट लीजिए, देख लीजिए, अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं तो वो भी देख लें। पहला पॉइंट कि इन्होंने अपने आप को सावरकर जी ने सर्वेंट कहा, अंग्रेजों की मदद की, अंग्रेजों की मदद की है। ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो आज के सेशन में पहले तो हम ये चर्चा करेंगे क्यों जेल गए, दूसरी ये चर्चा करेंगे कि क्या उन्होंने इस तरह से अपने आप को सर्वेंट बोला, तीसरी चर्चा ये करेंगे कि हाँ भाई अगर ऐसी बात है तो क्या उन्होंने वाकई में ब्रिटिशर्स की मदद की है। सारी बातें सेशन के अंदर चर्चा में आ जाएंगी क्योंकि राहुल गांधी जी ने बातें बोली हैं तो काफ़ी जिम्मेदारी पूर्वक मीडिया के सामने आकर के बातें बोली होंगी, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ये तस्वीरें हैं, तस्वीरों के माध्यम से वी.डी. सावरकर जी के द्वारा लिखी हुई तस्वीर दिखाई गई। अब जैसा मैंने आपसे कहा, थोड़ा बहुत आपको मैं पहले ही ब्रीफिंग दे देता हूँ क्योंकि आपके मन में अब तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लग गए होंगे कि वीर सावरकर कौन थे, क्या इन्होंने किया था। इसके बारे में हल्की सी जानकारी फिलहाल इतनी जान लो, फिर और भी ज़्यादा जानकारी मैं आपको फर्दर दूंगा। असल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अनंत कान्हेरे। उन्होंने नासिक के कलेक्टर हुआ करते थे आर्थर जैक्सन। आर्थर जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोली मारकर हत्या किसकी कर दी थी? एक अंग्रेज कलेक्टर की, नासिक महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, जब हत्या कर दी थी ना तो उसके अंदर जो मारने वाला व्यक्ति था दैट वाज अनंत कान्हेरे, वो अभिनव भारत नामक एक संगठन से जुड़ा हुआ था। ये जो अभिनव भारत संगठन है ये सावरकर ब्रदर्स के द्वारा रन किया जाता था, या ये समझिए कि ये इसको प्रमोट किया करते थे। ऐसे समझिए कि आपने एक कोई संगठन बना रखा है, उस संगठन का कोई व्यक्ति जाकर के कलेक्टर की हत्या कर देता है तो संगठन से तार स्वतः ही जुड़ेंगे। ठीक है, अब ये तार जुड़ने की बात जब निकल कर आती है तो जैक्सन की हत्या होती है 1909 के अंदर और तार जोड़ते जोड़ते चीजें पहुंचती हैं सावरकर को गिरफ्तार करने के लिए। कहा जाता है कि सावरकर उस समय लंदन में थे
और लंदन में रह करके इंडिया हाउस के अंदर वो भारत के लिए माहौल जुटा रहे थे। लंदन में उनका होना बहुत पहले से ही उनके क्रांतिकारी विचारों के प्रति आस्था जताता है। लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने कॉलेज के समय से ही देश के अंदर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को प्रमोट करने का जो प्रयास किया, उसके चलते उन्हें कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। खैर, इस बारे में भी थोड़ा आगे से चलते चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए यह समझिए कि जिस गन से उन्हें शॉट किया गया, जानकारी जो नेट पर मीडिया में प्राप्त है उसके अनुसार वो गन भी वीर सावरकर जी ने उपलब्ध कराई थी, ऐसा जानकारी निकलती है। इस आधार पर ब्रिटिशर्स उन्हें लंदन से गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करके मौर्य नामक जहाज में लेकर इंडिया आते हैं। और जब वो आते हैं उसके बाद की कहानी मैं थोड़ा आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल के लिए यह समझ लीजिए कि जो कानेरे गोली मारने वाला व्यक्ति था, वो व्यक्ति ब्रिटिश पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें फांसी दे दी जाती है। किसको? कानेरे को। ठीक है, अब चूंकि इस पूरी कहानी में वीर सावरकर को गिरफ्तार किया गया और देश लाया गया, तो देश में वो 1911 से लेकर के 1920 तक अंडमान निकोबार में एक नई बनी हुई जेल थी, जिसे काला पानी की जेल कहा जाता था। जो ऐसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी हुआ करते थे जिससे अंग्रेजों को बहुत ज्यादा चिंता होती थी या जिनसे बहुत डर लगता था, उन्हें वहां डाल दिया जाता था। तो काला पानी की सजा अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल में हुआ करती थी। सेल्यूलर जेल का निर्माण 1896 से शुरू होकर 1906 तक चला था। एक प्रकार से यह समझिए कि देश में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, उसको काउंटर करने के लिए कि ऐसे राष्ट्रवादियों को, या फिर कोई देश के अंदर बहुत बड़ा दुश्मन है, या फिर कोई देश का उस समय अंग्रेजों के समय में देश के अंदर कोई ऐसी हरकतें करने वाला व्यक्ति है, उसको उठा करके वहां डाल दो। ठीक है, कोई हत्यारा है, कोई रेपिस्ट है, जो भी है, लुटेरा है, उनको वहां ले जाकर के डाल दो। और जनरली ऐसा होता था कि वहां पर बहुत ही कड़ी सजा के लिए लोगों को भेजा जाता था। आप मान सकते हैं जैसे इंडिया में वर्तमान में तिहाड़ जेल में लोगों को डाला जाता है जो बहुत सेंसिटिव आतंकवादी होते हैं, है ना। लेकिन तिहाड़ जेल में भी अब कई तरह के मतलब कैडर्स हैं, सबको अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है। आगे बढ़ते हैं साहब। तो फिलहाल के लिए सावरकर का जो विषय है वो सेल्यूलर जेल से जुड़ा हुआ है कि जब वो सेल्यूलर जेल लाए गए तो उन्होंने अपने द्वारा अपने 10 साल के उस जेल के काल में 6 बार अंग्रेजों को माफी पत्र लिखकर भेजा, मर्सी लेटर लिखकर भेजा कि साहब मुझे माफ कर दीजिए, जानबूझकर मैंने ये गलती नहीं की है। अच्छा साहब, तो ये जो मर्सी लेटर है, उस लेटर के अंदर वो जो पत्र की नीचे लाइन लिखी हुई है कि मैं आपका सदा नौकर बना रहूंगा, ये बात। और दूसरी बात कि लेटर के अंदर क्या लिखा, ये हालांकि अपने पास में प्राप्त जानकारियां हैं कि भाई उन्होंने माफी मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहां से बाहर जाने का मौका दीजिए, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा, जैसे अपन लेटर बोलते हैं वो चीज। अब हम आपको थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। जब ये सारी बातें हुई तो आपको ये कंटेक्स्ट समझ में आ गया कि कहां से है। मैंने अटल बिहारी जी का रेफरेंस भी आपको इसीलिए दे दिया है क्योंकि अटल बिहारी जी ने जैसे ही पद संभाला था, तुरंत उन्होंने अपने द्वारा भारत रत्न की भी पेशकश की थी। और अटल जी के द्वारा सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण मरना। ये जो लाइन आप अभी सुन रहे थे, ये एक जनसभा के अंदर, मतलब एक सभा चल रही थी, उस सभा के अंदर अटल जी के द्वारा लोगों से कही गई थी। क्या कही गई थी? सावरकर जी के सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण मरना। ये जो लाइन आपने अभी सुनी, ये असल में अटल जी की आवाज थी सावरकर जी के पक्ष में। यानी एक प्रकार से सावरकर जी के बारे में कहते हुए अटल जी पाए जा रहे हैं कि वो कितने ग्रेट लीडर या कितने ग्रेट व्यक्ति हुआ करते थे। ठीक है, ये वो तस्वीर है जिसमें मैंने आपसे कहा मोदी जी जब संसद भवन गए तो उन्होंने सबसे पहले सावरकर जी को प्रणाम किया। ये दो बातें दिखाने के लिए पर्याप्त हैं कि एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ बीजेपी इन्हें लेकर के राजनीति क्यों करती है। आगे बढ़ते हैं। आगे चलते सही, राहुल गांधी जी ने बातें करी, वो सब हमने रख दी। अब इनकी बातों से मतलब एक तरह से परेशान होकर, दुखी होकर, व्यथित होकर के सावरकर जी के जो पोते हैं, उनका नाम है रंजीत सावरकर, उन्होंने मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन के अंदर राहुल गांधी जी और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले की शिकायत कर दी है।
कि इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का इंसल्ट किया है। ठीक है, अब हम लोग इस बारे में थोड़ी और चर्चा आपसे करने निकलते हैं। यहां पर बहुत बड़ी राजनीति होना यह शुरू हुई कि राहुल गांधी जी के साथ इस पद यात्रा के अंदर आदित्य ठाकरे जी, जो उद्धव ठाकरे जी के सुपुत्र हैं, वो साझा शामिल थे। लेकिन जब यह बयान आया तो उद्धव ठाकरे जी खुद पलट गए और उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी जी के इस बयान से समर्थन नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि असल में जो ठाकरे परिवार है या फिर शिवसेना है, वो भी एक प्रकार से सावरकर जी के प्रति अपना भाव रखती है। अब इस भाव के चलते इन्होंने भी इस बात से अपना पल्ला झाड़ लिया है। कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी? असल में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती थी। बिरसा मुंडा जी के बारे में तारीफ करते हुए राहुल गांधी जी ने कहा कि बिरसा मुंडा जी ने एक बार भी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, लेकिन सावरकर जी ने माफी मांगी थी। इतना ही नहीं, जो देश के अंदर पटेल या फिर नेहरू जी या फिर और जो बड़े राजनेता हुए हैं, वो भी जेल कई बार गए हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी माफी नहीं मांगी थी। जब यह विवाद होना शुरू हुआ तो इस विवाद के बाद में जांचें निकलने लगी, लोग खोज खोज करके जानकारियां निकालने लगे। जब जानकारियां बाहर निकलने लगी तो उन जानकारियों में कुछ किताबों का हवाला लिया गया और कुछ मीडिया के अंदर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग लिया गया। मैं आपके सामने कुछ जानकारियां रखने का प्रयास करता हूं। एक ऐसा ही लेटर आपके सामने शो किया जा रहा है जिसमें 1966 के अंदर इंदिरा गांधी जी की स्टांप लगा हुआ एक ऑनर लेटर सावरकर जी के लिए जारी किया हुआ दिखाया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि जब वो इतने ही बुरे थे तो इंदिरा गांधी जी ने उनका सम्मान क्यों किया। नंबर 1, उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी जो कि इंदिरा गांधी जी के ही शासनकाल में बनी थी। तीसरा, इंदिरा गांधी जी की बात छोड़िए, महात्मा गांधी जी के टाइम पर चलते हैं। अगर वो ऐसे ही थे तो फिर महात्मा गांधी जी ने सावरकर जी के बारे में अपने पत्र यंग लेटर में ऐसा क्यों लिखा? क्या ही इज क्लेवर, ही इज ब्रेव, ही इज पैट्रियट, देशभक्त, द एविल in its hidden form of the present system of government he saw much earlier than I did। इस लाइन का थोड़ा सा मतलब समझिए। मतलब यह है कि महात्मा गांधी जी ने सावरकर जी के बारे में जो बात बोली, पहले आप उसे समझिए। गांधी जी खुद ये बात लिखते हैं कि मैंने जिस बात को अब जाकर समझा है अंग्रेजों के बारे में, सावरकर जी ने मुझसे बहुत पहले ही अंग्रेजों के बारे में समझ लिया था कि वो लोग कैसे हैं। इसके साथ साथ ही इज इन दी अंडमान फॉर हैविंग लव्ड इंडिया टू वेल, यानी कि वो देश से प्यार करने के कारण ही अंडमान की जेल में है। अंडर ए जस्ट गवर्नमेंट ही वुड बी ऑक्यूपाइंग ए हाई पोस्ट। अब ये सारी की सारी बातें किसने लिखी? महात्मा गांधी जी ने लिखी। आपके सामने हमने ये जानकारी भी दी कि किस प्रकार अटल जी ने उनके बारे में कसीदे कसे। आपके बारे में कुछ और जानकारी भी दे देते हैं कि सावरकर जी के द्वारा 1857 पर लिखी गई एक पुस्तक, जिसे अंग्रेजों ने इसलिए बैन कर दिया था क्योंकि वो देश के युवाओं को मोटिवेट करती थी इस बात के आधार पर कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, जिसे अंग्रेजों ने केवल एक म्यूटिनी दिखाने का प्रयास किया था। आपने बहुत सारी पुस्तकें और भी लिखी। सावरकर जी का जन्म 1883 में हुआ, देहांत 1866 में हुआ, लेकिन इस पूरे शासन, इन पूरे जीवन काल के दौरान उनके साथ, नाम के साथ जो जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी रही, उन्हें मैं अब आपको एक एक करके समझाने का और सुनाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले शुरू होता है वीर सावरकर जी की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई बात। 1909 में इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार क्यों किया गया वो कहानी मैंने आपको बता दी। अब क्या होता है, ये गिरफ्तारी के बाद इंडिया लाए जाते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको उस समय लेकर के अपने सबसे बड़े रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी के नाम पर उस सेल्यूलर जेल में डाल दिया जिसे काला पानी कहा जाता था। कारण क्या था कि ना केवल इस बात के लिए चार्ज किए गए थे कि इन्हीं के किसी के कहने पर नासिक में हत्याकांड हुआ है, बल्कि उन दिनों मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी लाए गए थे। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स का भी ये बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों के विरोध के चलते इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2 चार्ज इनके ऊपर लगे और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहां पर एक बड़ी बहस छिड़ती है और बहस ये है कि क्या इन्हें गिरफ्तार करते समय यह सोचा गया था कि ये एक राजनीतिक बंदी हैं या ये कोई अपराधी हैं। अब ये दोनों बातें आज के सेशन में बहुत ज्यादा नहीं, मतलब आज के समय में बहुत ज्यादा डिस्कशन का पार्ट बनी हुई हैं। कारण क्या है? असल में यह माना जाता है कि जहां सावरकर की बात आती है वहां पर राजनीतिक बंदी वाला स्टेटस उनसे ले लिया जाता है। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि महात्मा गांधी जी भी बहुत बार जेल गए, 10 बार जेल गए हैं, लेकिन उन्हें उस तरह की जेल में भेजा जाता था जो कि मौसम के अनुकूल होती थी। नंबर दूसरा, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था। इवन कई राजनेता तो ऐसे थे जो जेल जाते थे तो अपना कुक भी साथ लेके जाते थे।
उन्हें वहां राजनीतिक बंदी के नाम पर मिलने वाली सुविधाएं दी जाती थी। लेकिन वहीं एक और सब बात शहीद भगत सिंह की होती है तो उन्हें फांसी दे दी जाती है और वो पुस्तकें मांगने के लिए भी भूख हड़ताल पर बैठते हैं। वहीं दूसरी ओर वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों को सेल्यूलर जेल में डाल दिया जाता है, एक ऐसी जेल जहां पर क्रांतिकारी को सजा के नाम पर, देश में आपको मालूम होना चाहिए, जब इतिहास जितने लोगों ने थोड़ा बहुत देखा पढ़ा सुना है, क्रांतिकारी का दो तरह मतलब हमारे देश में जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं वो दो प्रकार के रहे हैं, कुछ क्रांतिकारी और कुछ उदारवादी। क्रांतिकारी वो जो कि ये मानते थे कि फोर्स के दम पर यानी बल के दम पर अंग्रेजों को भगाया जा सकता है, जिन्होंने अग्रेशन को अपनाया, जैसे शहीद भगत सिंह जिन्होंने बम फोड़ा ले जाकर के सेंट्रल हॉल के अंदर। कहने का अर्थ यह है कि जो हथियार के दम पर जाना चाहते थे वो बने क्रांतिकारी, मतलब एक तरह से समझिए कि वो क्रांतिकारी जिन्होंने एक्सट्रीमिज्म को अपनाया, और दूसरी तरफ वो क्रांतिकारी या फिर वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने बातचीत को अपनाया। बातचीत को अपनाने वालों में ये वाली जो मैंने आपको बताई ना, महात्मा गांधी जी वाली टीम थी। अब होता क्या है कि इधर की तरफ जितने भी वो लोग थे जिन्होंने हथियार उठाए, उनको जो पनिशमेंट मिला वो आपके सामने है। चाहे भगत सिंह हो, चाहे फिर वो आप चंद्रशेखर आज़ाद ले लें, चाहे फिर आप सावरकर ले लें। तो अब सावरकर को जिस जेल में रखा गया था उस जेल के बारे में बताया जाता है कि वहाँ पर बहुत ही छोटी कोठरी हुआ करती थी। उस कोठरी की तस्वीर भी है हमारे पास। उस छोटी सी कोठरी के भीतर जब खड़े रखने की सजा दी जाती थी तो चैन और मतलब जंजीरें जो हैं व्यक्ति को खड़ा करके पहना दी जाती थी। बैठने की भी परमिशन नहीं होती थी। इवन हालत ये थी कि मलमूत्र भी उसी कोठरी के अंदर करना होता था जब पनिशमेंट बढ़ाई जाती थी। अगर किसी को वॉमिट आई है या फिर मलमूत्र का भी त्याग करना है तो भी वो उसी कोठरी में करना होगा। पनिशमेंट का ये पार्ट हुआ करता था। इस प्रकार की बहुत ही मतलब काला पानी का मतलब बहुत हीनियस सजा का पार्ट उसको रखा जाता था। ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके इंडिया में लाया गया। इंडिया में फिर इनके बारे में थोड़ा सा मैं एक और जानकारी यहां पर दे देता हूं। गणेश सावरकर जो थे, मार्ले मिंटो का रिफॉर्म के अंदर मैंने बता दिया था। इसी बीच में ये होता है कि सावरकर जी को जब ये लंदन में थे तब ये पता चला था कि इन्हें गिरफ्तार कभी भी किया जा सकता है, तो ये भीकाजी कामा के घर पेरिस में चले गए थे। लेकिन वापस दोस्तों के कहने पर ये लंदन आ गए थे और लंदन में इनको अरेस्ट कर लिया गया था और वहीं से इनको वापस लाया गया। ठीक है, अब बवाल जिस बात पर मचा हुआ है कि क्या इन्होंने, ये वो जेल का कमरा है जिसमें इनको रखा गया था। आज भी ये जेल आप देख सकते हैं, इन दीवारों पर उनके हाथ से उकेर कर लिखी गई बहुत सारी कविताएं भी थी, जो भी मतलब आज की चर्चा का विषय है। ये वो सेल्यूलर जेल है, अब केवल इसे घूमने के लिए ही छोड़ दिया गया है। यहाँ पर किसी भी अपराधी को अब नहीं रखा जाता। अंडमान निकोबार में है ये। अच्छा, काला पानी की जेल में जब आप आए तो 1911 के बाद से लेके 1920 के बीच में इन्होंने 6 बार अपने द्वारा सॉरी का लेटर लिखा। 6 बार के सॉरी के लेटर में, सॉरी का लेटर मतलब मर्सी पिटीशन, बार बार सॉरी को मर्सी से जोड़ दे रहा हूं मैं कि भाई माफीनामा जिसको आप कह सकते हैं कि भाई मुझे इससे बाहर निकाला जाए, मर्सी लेटर लिखा। 1911 के अंदर ये वाला लेटर बाहर आता है। 30 अगस्त 1911 को इन्होंने अपनी सजा को माफ करने के लिए यहां पर पत्र लिखा। ऐसे ही 14 नवंबर 1913 को इन्होंने पत्र लिखा। कुल मिलाकर 6 बार पत्र लिखे गए। उन 6 बार के पत्रों का कार्यखंड है 11, 13, 14, 15, 18, 20। जो सबसे ज्यादा बवालबाजी है ना वो ये है कि इतने सारे राजनेता जेल में गए, उन्होंने कभी भी माफी का पत्र नहीं लिखा, तो फिर वीर सावरकर ने क्यों लिखा? तो वहां से दूसरी तरफ से जवाब आता है, यानी कि क्रांतिकारियों का समर्थन करने वाले लोग कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि बाकी राजनेताओं को राजनीतिक अपराधी के रूप में रखा जाता था। राजनीतिक अपराधी के रूप में रखने का अर्थ यह हुआ कि उन्हें पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलता था इस बात का कि उनका पसंद का भोजन क्या होगा, उनको जेल में रखते समय किताबें कौन सी मिलेंगी, उनकी सुविधाएं क्या होंगी। और जब इन्हें जेल में डाला गया तो इन्हें अपराधियों की श्रेणी में डाला गया, यानी क्रांतिकारी, यानी जिसने गोली चलाने का काम किया उसे एज ए आतंकवादी ट्रीट किया गया। दोनों में अंतर है, पहली चीज। दूसरा, चूंकि उनको भी पता है कि वो आतंकवादी नहीं थे, उनका उद्देश्य भी देश को आजादी दिलाना था, तो देश को आजादी दिलाने के लिए जेल से बाहर निकलना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने विचारों से लोगों को कन्विंस कर सकें कि वो क्या सोचते हैं। तो ये जो कन्विंस करने वाली बात है, ये आरएसएस या सावरकर के पक्ष में जो लोग बोलते हैं वो अपने द्वारा कहते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
एक बात और निकल कर आती है कि जो 1920 की माफी थी उसके पीछे की कहानी क्या है वो भी थोड़ा सा सुन लीजिए। इसमें एक बात और बोली जाती है अक्सर, जैसे हाल ही में राजनाथ सिंह जी का एक बयान काफी वायरल हुआ जिसमें वो कहते हुए पाए गए कि महात्मा गांधी जी के कहने पर वीर सावरकर जी ने माफी मांगी थी, वो 6वीं बार मांगी गई माफी थी। अच्छा, अब इसमें क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इससे पहले होता क्या है कि 14 से लेकर के 19 के बीच में देश के अंदर, ये फोन ले लेना एक बार, 14 से लेकर के 19 के बीच में दुनिया के अंदर विश्व युद्ध छिड़ जाता है। उठा के बुला दो, जगह बता दो इनको। 14 से लेकर के 19 के बीच में देश के मतलब दुनिया के अंदर विश्व युद्ध छिड़ जाता है, वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही, यानी कि एक तरह से ये समझिए कि 1915 में गांधी जी भारत आते हैं। 14 में विश्व युद्ध छिड़ चुका है। भारत में पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ बहुत कुछ बयानबाजी हो रही है। ऐसी स्थिति में देश के लोग अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हैं। यानी एक प्रकार से वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ देते हुए अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि यह लगता है कि जो लोग हम पर इतने साल से शासन कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर इतना जुल्म ढाया है, इनके पक्ष में जाकर के हम युद्ध क्यों करें। इस मानसिकता को लोग मानते थे। लेकिन उस समय जब गांधी जी का आगमन होता है तो गांधी जी लोगों को कन्विंस करते हैं। कन्विंस क्या करते हैं कि हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? इसलिए देना चाहिए क्योंकि अगर अंग्रेज हार गए तो जर्मन्स हम पर आकर के शासन करने लग जाएंगे, जो कि और भयानक स्थिति होगी। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को आश्वस्त किया कि हम आपका साथ देंगे। मैंने आज के सेशन में जो लाइन बोली है ना आपको, क्रांतिकारियों का समर्थन, क्रांतिकारियों का विश्लेषण कितना सही कितना गलत, इस आधार पर गांधी जी का भी विश्लेषण किया जाता है कि गांधी जी ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। किस मामले में? सैनिकों को भेजने में। और तो और वहां पर मिलियंस में इंडियंस को भेजा गया। हजारों की संख्या में भारतीय सैनिक प्रथम विश्व युद्ध के अंदर शहीद हुए। केवल गांधी जी के प्रोत्साहन पर ऐसा हुआ था। अब अगर ऐसा है तो जब वीर सावरकर को आप भारत के नाम पर यह कहते हो कि वो अंग्रेजों के समर्थक थे, तो फिर गांधी जी को क्या कहोगे, जिन्होंने विश्व युद्ध के नाम पर ना जाने कितनों की जानें दिलवा दी। ये बहुत सारे विश्लेषण हैं जो कि एक तरह से हमारे जो पहले के स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनके ऊपर चलते रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब एक सवाल क्या आता है, मैंने ये बात क्यों बताई, 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध जीत गए तब होता क्या है कि इंडिया के अंदर मतलब अनाउंसमेंट होता है भारत को खुश करने के लिए। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के राजा हुआ करते थे किंग जॉर्ज पंचम। उन्होंने कहा कि भारत में जितने भी लोग बंदी बने हुए हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा। किस कारण से? जो राजनीतिक बंदी हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि आप लोगों ने हमें युद्ध में सहायता दी है। चलिए कोई बात नहीं, जब सहायता दी है यह बात पता चलती है सावरकर जी के छोटे भाई को, तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप क्यों नहीं ब्रिटिश सरकार से कह के उन्हें रिहा करवा देते। किन्हें? वीर सावरकर जी को। इस बात पर गांधी जी ने जो पत्र लिखा वो सबके सामने है। वो पत्र था कि भाई मैं आपकी इस स्थिति में जो सहायता कर सकता हूं, मैं अपने लेवल पर भी प्रयास कर रहा हूं उन्हें छुड़वाने का। असल मायने में दिक्कत ये थी कि गांधी जी खुद भी कभी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं थे। यही कारण था कि वो भगत सिंह को भी बचाने के लिए बाहर नहीं निकले थे, क्योंकि उनके नजरिए से जो क्रांतिकारी तरीका है वो सही तरीका नहीं है। हालांकि बाद में चाहे अगस्त क्रांति उन्हीं की देन हो, लेकिन बाद में चाहे वो खुद बदल गए हों कि हमको करो या मरो की स्थिति लेनी है, लेकिन स्थितियां कुछ इस प्रकार से थी। जब गांधी जी के कहने पर सावरकर जी ने आखिरी बार अपना खत लिखा, मर्सी पिटीशन लिखी, तो उन्हें फिर रिहा कर दिया गया। ठीक है, तो रिहा करने की बात भी आपके सामने निकल करके मैंने यहां पर बताई आप लोगों को। ठीक है, अब ये जो विक्रम संपत की एक पुस्तक है, इसके अंदर ये सारी की सारी बातें निकल करके आई हैं। अब एक सवाल और यहां निकल, ये वो लेटर है कि डियर डॉक्टर सावरकर, आई हैव योर लेटर, इट इज डिफिकल्ट टू एडवाइज यू, आई सजेस्ट। ये गांधी जी ने जो जवाब दिया था ना 25 जनवरी 1920 के अंदर सावरकर जी के छोटे भाई को, उसके पत्र हैं ये। योर फ्रेमिंग ए ब्रीफ पिटीशन फॉर फैक्ट। आप पूछेंगे कि फिर गांधी जी से क्यों कहा गया कि उनको रिहा करा दिया जाए? क्योंकि गांधी जी के कहने पर ही भारतीय गए थे। और दूसरी बात ये थी, ठीक है, तो गांधी जी के कहने पर ही उन्हें भाई मतलब क्रांतिकारियों को एक तरह से एंडोर्स किया गया था। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी ना, वो क्या थी कि लोग ये माना करते थे कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए, अगर देश के अंदर
गांधी जी जैसा वकील है, क्योंकि गांधी जी ने देश में बहुत सारे केस भी लड़े थे, तो वकील के नाते भी इनसे सजेशन ले लिया जाए, ये अंग्रेजों को अच्छा समझते हैं। गांधी जी ने लॉ की पढ़ाई की हुई थी ना, तो उनसे राय लेने के लिए भी यह कार्य किया गया था। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिशर्स ने, मतलब गांधी जी की जो सलाह थी उसके आधार पर फिर ब्रिटिशर्स ने इनको रिहा किया था। अब उस समय के कुछ वाक्यांश ऐसे हैं जो गांधी जी के बारे में बड़े प्रचलित हैं, जैसे युद्ध के दौरान, यानी विश्व युद्ध के दौरान, अगर मेरा बस चले तो मैं भारत के हर सक्षम निवासी को साम्राज्य की सेवा में बलिदान कर दूं, नंबर 1। नंबर 2, हमें यह मानना चाहिए कि अगर हम ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा कर पाए तो उस सेवा के माध्यम से ही हमने स्वराज पा लिया है। ये गांधी जी के शब्द हुआ करते थे, गांधी जी ने जब विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को प्रोत्साहित किया था। मैं ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि मैं ब्रिटिश राष्ट्र से प्यार करता हूं और मैं हर भारतीय में अंग्रेजों के प्रति वफादारी पैदा करना चाहता हूं। ये गांधी जी के विचार हुआ करते थे विश्व युद्ध के दौरान। अब जो बात शुरुआत में की गई थी सर्वेंट की, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि समय काल परिस्थिति के आधार पर चीजें बदलती रहती हैं। आज की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में चूंकि सबको यह मालूम है कि भारतीय लोगों को इतिहास की बहुत ज्यादा रुचि नहीं है और ना ही उन्हें जानकारी है, ऐसी स्थिति में उन्हें जितना भी आधा कुचला नॉलेज दे दिया जाता है वो सेंटिमेंट्स के आधार पर बट जाते हैं। मैंने आपके सामने जो तर्क रखे, जो तथ्य रखे, उन तथ्यों में जहां एक और मैंने ये बात रखी कि सावरकर जी ने अपने द्वारा मर्सी पिटीशन दी थी, सावरकर जी ने गांधी जी के कहने पर भी अपना एक पत्र लिखा था, सावरकर जी को गिरफ्तार क्यों किया गया, सावरकर जी ने पत्र क्यों रखे थे, वहीं दूसरी ओर मैंने गांधी जी के बारे में भी आपको बताया कि उन्होंने भी किस प्रकार का अपना स्टैंड रखा था, और तो और उन्होंने कितनी ज्यादा ब्रिटिशर्स के साथ समर्थन की बात की थी। आपने जो सवाल दूसरा किया वो ये था कि गांधी जी, सावरकर जी ने अपने आप को नौकर कहा था। अब मैं आपको नौकर का तर्क देता हूं। ये कुछ लेटर्स हैं उस समय के जो इस समय इंटरनेट पर खूब तैर रहे हैं, आप जाकर के इन्हें चेक कर लें। अब इनमें से कोई ये दावा कर दे कि इनमें कुछ तथ्य ऊपर नीचे हो गए हैं, इसलिए मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि हमने ये जो पत्र लिए हैं ये महात्मा गांधी .org करके एक वेबसाइट है जिसमें महात्मा गांधी के पुराने पत्रों का संकलन है पूरा। वो मैं अभी अपने टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर आपसे साझा कर दूंगा। उसकी सत्यता तो खुद महात्मा गांधी जी प्रमाणित कर सकते हैं कि ये उन्होंने लिखा था या नहीं लिखा था, लेकिन जो इस समय अवेलेबल है जानकारी, उसमें बहुत से पत्र ऐसे उपलब्ध हैं जिसमें महात्मा गांधी जी ने भी अपने द्वारा कही गई लाइनों में ये बात बोली है कि आई हैव द ऑनर टू बी सर योर ओबीडिएंट सर्वेंट M.K. गांधी। ऐसे ही आप यहां देख सकते हैं आई हैव द ऑनर टू रिमेन सर योर ओबीडिएंट सर्वेंट। ये वो लेटर हैं 1913 के, 1917 के, ऐसे और भी पत्र उपस्थित हैं, आप यहां देख सकते हैं टू एवरी। और ये किसके हैं? महात्मा गांधी जी के पत्र हैं, जिनमें उन्होंने पत्र के एंड में योर ओबीडिएंट सर्वेंट पद लिखा है। ये लेटर हमें कहां से मिले? तो ये फेमस लेटर ऑफ महात्मा गांधी नाम से एक पत्रों का संकलन है। मैं टीम से कहूंगा कि वो एक बार उन पत्रों को उस पर शेयर कर दें, ताकि वो बच्चों को अभी अंकित अवस्थी सर के नाम से एक वेरीफाइड टेलीग्राम अकाउंट है, वहां पर प्राप्त हो जाएंगे। उन लेटर्स को अगर आप देखेंगे तो उन लेटर्स में आई बैग टू रिमेन योर रॉयल हाइनेस फेथफुल सर्वेंट, आप यहां पर महात्मा गांधी जी के भी लिखे हुए तथ्य प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि देखिए पूरा जो काल था ना, कालखंड, मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूं कि जब आप एक पक्ष को कुछ कहना शुरू करते हैं तो दूसरा पक्ष के तर्क भी हैं, वो महात्मा गांधी जी को लेकर के आ जाते हैं। मार्केट में ये दोनों चीजें आपस में भिड़ रही हैं। इसलिए हमने आज के सेशन में लाइन लिखी है कि मरणोपरांत स्वतंत्रता सेनानियों का विश्लेषण सही है या गलत है। इतिहास सीख देता है, लेकिन क्या 140 करोड़ की पॉपुलेशन के पास कोई और चेहरा नहीं है क्या? यानी हमें अब अपने देश को आगे बढ़ाना है। इतिहास के नाम पर जो लड़ाई चल रही है, कभी नेहरू जी क्या करते थे उनके बारे में चर्चा, कि नेहरू जी की गलती के कारण इस तरह से आज का जो पीओके वाला मामला है, जो कश्मीर वाला मामला है, वो नेहरू जी की गलती थी। उनकी अच्छाइयों से चीज़ों को सीखा जाए और आगे बढ़ा जाए। अगर बात सावरकर जी की होती है तो गांधी जी की आइडियोलॉजी भी सामने आकर खड़ी हो जाती है। कौन सही कौन गलत, इसका विश्लेषण अगर आज हम करेंगे तो फिर हमने अपने जीवन में क्या किया, वो तो अपने
अपने जीवन में करके चले गए। जरा विचार करिए, अगर ऐसे ही सावरकर जी और महात्मा गांधी जी जब वो जीवित थे, उस समय वो इतिहास के अंदर जो और स्वतंत्रता सेनानी हुए उनका विश्लेषण करते रहते और जीवन में कुछ भी नया नहीं करते, तो क्या देश कभी आगे बढ़ता? ये एक यथार्थ प्रश्न है जिसका जवाब आज मुझे सेशन के अंत में आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूं, आपके नजरिए में कितना सही है, इसीलिए मैंने ये लाइन आपके सामने डाली है। ठीक है, जो बात यहां पर सावरकर जी की है उसके अंदर आई बैक टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। असल में जैसे अपन लोग, अगर आपने सरकारी विद्यालय से पढ़ाई करी हो तो वहां पर हम स्टूडेंट शब्द की सवाल लिखते थे। आपको मालूम होगा कि नौकर और मालिक और सर्वेंट की जो परंपरा है, ब्रिटिशर्स के सामने भारतीय लोगों को इतना तक ट्रीट किया जाता था कि आप इंडियंस और डॉग्स आर इक्वल। हम लोग उनके उपनिवेश थे, हम लोग उनके गुलाम थे, और गुलाम को अंग्रेजी में सर्वेंट बोला जाता है। या तो आप यह बात कहना बंद कर दो कि हम 200 साल तक गुलाम रहे। अगर आपको यह लगता है कि यहां पर सावरकर जी को या फिर यहां महात्मा गांधी जी को अपने द्वारा सर्वेंट शब्द नहीं लिखना चाहिए था, तो क्या लिखना चाहिए था? आप सजेस्ट कर दो। अगर आप कुछ और सजेस्ट कर पाते हैं, जैसे आपको लगता है कि नहीं, आई एम योर बॉस, आई एम इंडियन, ठीक है, प्रूव कर दो इस बात को। प्रूव करने के लिए आपको अपना मालिक हटाना होगा ना। आप क्या लाइन पढ़ते हैं? जब भी भारत के इतिहास की बात होती है तो वहां एक शब्द बोला जाता है, भारत 200 साल तक ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम रहा। गुलाम का मतलब समझते हैं? नौकर, सर्वेंट, जिसकी आपके सामने कोई बात बोलने की हिम्मत ना हो। आज के नौकर के परिप्रेक्ष्य बदल गए हैं। गुलामी के अंदर जो नौकर है ना, यहां पर वही तो लिखा जा रहा है कि हां भाई गुलाम है क्योंकि आप शासन कर रहे हो, तभी तो हमने आजादी पाई। हम आजादी किस चीज से पाए? तो क्या महात्मा गांधी जी गलत है या सावरकर जी गलत है? हम थे वही तो लिख रहे हैं। लेकिन आज की राजनीति में वहां क्या दिखाया जा रहा है कि देखिए, गांधी जी मतलब सावरकर जी ने कहा कि वो उनके पूरे समय नौकर बने रहना चाहते हैं। आज की जनरेशन की दिक्कत क्या है कि उसने इतिहास उठा के पढ़ा ही नहीं है। उसको इतिहास जो सुना दिया जाता है, उसके किस्से कहानियों में अगर ये बता दिया जाए कि एक राजा हुए, उन्होंने इस तरह का माहौल बना दिया, वो ताली पीटने लगता है। वो बाहुबली प्रकार की जो कहानियां है ना, उनमें अपना इतिहास तलाशता है। उसे लगता है कि राजा का मतलब तो ऐसा होता होगा, एक ही बार में जाने कितने लोगों को मार देता होगा। ये देश की शिक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी दिक्कत है कि ना तो इन्हें ढंग से स्वतंत्रता सेनानी पढ़ाए गए और ना ही इतिहास का इतना महत्व दिया गया। क्योंकि आज भी एजुकेशन सिस्टम हम बाबू बनाने वाला चला रहे हैं। हम कलेक्टर बन जाएं, इसकी तैयारी चल रही है। कलेक्टर अंग्रेजों की देन थी जो कि राजस्व का कलेक्शन करता। हम भविष्य के बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, हम वहीं की वहीं अटके हुए हैं। ये जितनी भी चर्चाएं हैं, इन चर्चाओं का सार केवल इतना निकले कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आज इतना बता दें, जो भी था आप अगर आज एनालिसिस करते हैं, क्या हमें आगे बढ़ने का हक होना चाहिए? इतिहास से हमें क्या लेना चाहिए? आज मैं बहुत सारी चीजें आप पर छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है? आपके ऊपर आज बहुत सारी जानकारी छोड़कर जा रहा हूं, बहुत सारी बातें आपको इसलिए कमेंट बॉक्स में छोड़ के दे रहा हूं। आप मुझे अपनी राय जरूर बताएं। हालांकि ये सारी चीजें संकलन करने में, आपके सामने लाने में बहुत सारे मतलब ऐसे पॉइंट होते हैं जिनके ऊपर कई बार ये संदेह होने लगता है कि इसकी सत्यता कौन प्रमाणित करेगा। इसलिए हमने कुछ कंटेंट आपसे साझा करने का भी विचार किया है। हम अभी जल्दी आपसे साझा कर देते हैं। उससे होगा ये कि आप भी कुछ चीजें चेक कर लीजिएगा। बाकी ये सारी जानकारी हमने मीडिया से, इंटरनेट पर प्राप्त सोर्सेस से ली है। अगर इसमें कहीं भी कोई तथ्यात्मक त्रुटि होती है तो उसके लिए मैं पहले से ही अपने ऑन बिहाफ पर आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। क्यों? क्योंकि इस बारे में कि भाई कल को अंकित अवस्थी सर ने ऐसा क्यों कहा, मैं इस बारे में आपसे पहले ही क्षमा मांग ले रहा हूं कि भाई साहब, मैंने जो जानकारी ली है वो इंटरनेट से है, और अगर उसमें पहले कोई त्रुटि होती है तो मैं पहले से ही क्षमा मांग लेता हूं। ना मैं बीजेपी का समर्थक हूं, ना मैं कांग्रेस का समर्थक हूं। मैं एक राष्ट्रवादी होने का गर्व करना चाहता हूं और मैं राष्ट्र को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। राष्ट्र आगे कैसे बढ़ेगा, इसके लिए मेरा विचार यह है कि इतिहास से, अतीत से हम सीख लें और भविष्य की तरफ हम आगे बढ़ें। गलतियां, अच्छाइयां जो भी हैं उनसे हम सीख ले लें बस, कि ये करना था, ये नहीं करना था, अब हम आगे कैसे बढ़ें। मैं इस विचारधारा का हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।